गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमने 6 to 12 एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है। उसमें हमने जो है हिस्ट्री के हमने 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं और आज हम हिस्ट्री का जो है 5th चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, 5वां अध्याय हम करने वाले हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है आज हमारा? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चुनाव का दिन। तो चुनाव का दिन था जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों हैं। मतलब वो जानना चाहता था कि वोट डालने के लिए इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में पढ़ा था ना कि राजा लोग शासक कैसे बनते थे। वो मतलब युद्ध करते थे, युद्धों के दौरान वो शासक बनते थे। और कुछ राजा ऐसे थे, मतलब जिनकी मृत्यु के बाद उनके जो है बेटे हैं वो खुद ही शासन करते थे। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। यह हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी होती थी। ठीक है, इसमें ये बता रहे हैं कि एक राजा था ताकतवर, और वो मतलब अपने इलाके से एक घोड़े को छोड़ देता था कि घोड़ा कौन से इलाके में जा रहा है, और जिस इलाके के राजा ने वहाँ पे उस घोड़े को रोक लिया तो उस राजा को, जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा था उसके साथ युद्ध करना पड़ता था, लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। जो अश्वमेध कर रहा था राजा, वो एक घोड़े को छोड़ देता था, और वो जहाँ पर मतलब जिस इलाके के राजा ने उसे रोका तो वो उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता था। और जिस इलाके से घोड़ा आसानी से चला जाता था तो उस इलाके के जो राजा थे वो आसानी से मान लेते थे कि जो राजा यज्ञ कर कर रहा है वह शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। तो एक सेकेंड, जो ये है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्या है? एक राजा है जो मतलब यज्ञ करवाता है बड़ा। ठीक है, घोड़े को छोड़ देते हैं वो, है ना, ऐसे। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा की का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि राजा का सारथी कौन होता था? उसका सहचर, जो उसके साथ यज्ञ उस पर रथ पर बैठा होता है, रथ चलाता है। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा उन गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां, उसके पुत्र, इनको भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक कहानी की तरह है। जैसे ही मैं पढ़ रही हूँ, आप इसको अपने दिमाग में
मतलब इसकी इमेज बनाते चलिए, जैसे कि मतलब एक मूवी हमारे दिमाग में चल रही है, इससे रिलेटेड करते मतलब हम चलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा, सिर्फ एक कहानी के जरिए ही है, ठीक है। तो हम चलिए पढ़ते हैं। राजा के I'm सॉरी। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ एक अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष तथा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जो विष या वैश्य जिनको बोलते हैं, वो क्या लेके आते थे? उपहार। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जैसे मतलब जिनको भी वो पंडित लोग हैं शूद्र मानते थे, उनको उन यज्ञ में शामिल नहीं किया जाता था। और जो विष या वैश्य थे, वो क्या लाते थे? उपहार राजा के लिए। तो यहाँ से देखते हैं वर्ण, ठीक है। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। मतलब ऋग्वेद के अलावा कौन से ग्रंथ और हैं? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। किनमें? जो ये ग्रंथ है, तो कौन कौन से ग्रंथ हैं? हमने चैप्टर 4 में भी इस चीज़ के बारे में पढ़ा था ना। हमारे 4 ग्रंथ हैं, कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद, ठीक है। कितने साल पहले उसको रचा गया था? लगभग 3500 साल पर वर्ष पहले, ठीक है। उस समय समाज में कई एक सेकेंड। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकारी, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग भी शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वही कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी और भोजन संग्राहक निर्धन थे, ठीक है। क्षमा चाहूँगी स्टूडेंट्स, आज थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको आप मैनेज कर लिएगा प्लीज़, ठीक है। गले में थोड़ा सा दर्द है। चलिए यहाँ से देखते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया? 4 लोगों में, जिन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिसको कहते हैं वर्ण। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण है ब्राह्मण। तो पहला वर्ण कौन था? ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, एक सेकेंड। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? वेदों का अध्ययन करना, ठीक है, और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। मतलब जो लड़ाई करते थे, शासक युद्ध करते थे, ठीक है, उन्हें क्या कहते थे? शासकों को क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। तीसरे स्थान पर कौन थे? विष या वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। जो क्षत्रिय थे, राजा लोग थे, शासक करते थे जो, और वैश्य, दोनों को क्या था? यज्ञ करने का अधिकार था। अगर मतलब कोई भी उनको किसी भी अवसर पर यज्ञ करना होता था, तो वो कर सकते थे। वर्णों में अंतिम स्थान पर थे शूद्रों का था। कौन था अंतिम स्थान पर? शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। जो ऊपर 3 वर्ण हमें दिए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की सेवा करना किसका काम था? शूद्रों का। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। मतलब ये किसी भी खुशी पर अपना खुशी को यज्ञ के द्वारा नहीं कर सकते थे, ठीक है, अपने घर में ही आराम से करते। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। मतलब जो औरत थी, जितनी भी औरत थी, उनको भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ऊपर हमने पढ़ा कि एक सेकेंड,
तो ऊपर हमने पढ़ा जो पुरोहित लोग थे उन्होंने इन लोगों को कितने वर्गों में बांटा, 4 वर्गों में, जिसको क्या कहते थे, वर्ण कहते थे। जो वर्गों में बांटा गया उनको क्या कहते थे, वर्ण कहते थे। पहला वर्ण था हमारा ब्राह्मण का। तो ब्राह्मणों का क्या काम था, जो वेद थे उनको उनका अध्ययन करना और यज्ञ करना। और दूसरा जो वर्ण था वो क्या था, शासकों का था, ठीक है, जिन्हें हम क्षत्रिय भी कहते थे, और उनका काम क्या था, युद्ध करना था, ठीक है। और तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य आते थे, ठीक है, जो कृषक होते थे, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और जो क्षत्रिय और वैश्य हैं इनको भी यज्ञ करने की अनुमति मिली हुई थी, वो अपना मतलब यज्ञ कर सकते थे, ठीक है। और जो सबसे लास्ट वर्ण में आता था वो थे शूद्र, तो ठीक है, शूद्र आते थे और इनको मतलब यज्ञ करने की अनुमति भी नहीं दी गई थी। और इनका काम क्या था, जो ऊपर वाले 3 वर्ण हैं, जिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी सेवा करना शूद्रों का काम था, और ये कोई भी अनुष्ठान मतलब नहीं कर सकते थे, ठीक है। और जो महिलाएं थी उनको भी शूद्रों के समान ही माना जाता था, और महिला और शूद्रों को वेदों का अध्ययन मतलब वो वेदों को नहीं पढ़ सकते थे, ठीक है, उनको अधिकार नहीं दिया गया था। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। तो पुरोहितों का के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण कैसे होता था, जन्म के आधार पर। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, ठीक है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं उनके मतलब जो ब्राह्मणों की संतान होती थी वो भी ब्राह्मण ही कहलाते थे। तो उन्होंने जन्म के आधार पर ही निर्धारित कर रखा था। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक भी शामिल थे। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। किनसे, जो शवों को मतलब मृत्यु लोगों को जिनकी मृत्यु हो गई, मृत लोगों के शरीर को जो दफनाते थे, ठीक है, उनको जलाने का काम करते थे, उनको क्या माना गया, अपवित्र। और जो अछूत वर्गों में कौन कौन से लोग आते थे, शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक वाले, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, ठीक है। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, ठीक है। तो देखते हैं इधर, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है जनपद, ठीक है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है जनपद। महायज्ञों को कराने वाले राजा जब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे जनपद और जन के बारे में। जन तो लोग होते हैं, ठीक है। जन जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, जहाँ पे लोग बसते हैं, ठीक है। एक इलाके को जनपद कहा गया, जो बस्ती हो गई, और जन हो गए लोग, जहाँ पे जिस बस्ती में लोग बसते हैं, जन लोग, और जनपद वो इलाका, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, ठीक है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियां तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, ठीक है। तो देखिए इधर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन सी फसल थी, तो ये आप याद कर लीजिएगा। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, ठीक है। कैसे रंग के होते थे, धूसर और लाल रंग के। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप से जाना जाता था, ठीक है। किस रूप में जाना जाता था, चित्रित धूसर पात्र। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल
तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। देखिए इधर दिखाया गया है एक धूसर पात्र, चित्रित मतलब इनके ऊपर चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, इधर दिखाया गया है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चिकने। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है महाजनपद। ठीक है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, तो ये मानचित्र में दिखाएंगे आगे। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है मानचित्र में। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। ठीक है, ये बता रहे हैं कि अधिकतर महाजनपद जो थे उनकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। सॉरी, आज तो गले में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। मतलब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए मतलब ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई। ठीक है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करी। ठीक है, ये यहाँ पे दिखाया गया है ना। चलिए, और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह, एक सेकेंड, हाँ यही से है। शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इतनी ऊंची 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 जब दीवारें बनेंगी तो लोगों की तो आवश्यकता होगी ना, इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान असंभवतः आहत सिक्के क्या होते हैं आगे दिखाएंगे, आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम ये बता रहे हैं मतलब अध्याय 8। वैसे बता देती हूँ, आहत सिक्के होते थे, एक तरह की धातु होती है जिसको थप्पा मार कर उसको थप्पा मार कर बनाया जाता था। ठीक है, आहत मतलब उनको पीट पीट कर बनाते थे। कौशाम्बी किले की दीवार देखिए, ये दीवार बनाई गई है, इतनी ऊंची दीवार बनाई गई। और कैसे बनाई गई देखो, तो यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है ये। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। देखिए, ये इतनी ऊंची दीवारें क्यों बनाई जाती थी? सुरक्षा के लिए, और इन पर खड़े होकर हम दूसरी राजाओं पर नज़र भी रख सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कर। महाजन पदों के राजा विशाल किले बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारी की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजन पदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। तो इसमें बताया गया है जो महाजनपद हैं, जो राजा थे वो मतलब विशाल बड़े बड़े किले बनवाने लगे और बड़ी सेना रखने लगे। और मतलब अगर वो बड़ी सेना रखेंगे उनके लिए उन्होंने संसाधन की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए उन्हें मतलब फिर उन्होंने कर्मचारी रखे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इतना सब कुछ करेंगे तो उसके लिए वो खर्चा तो होगा ही ना, फिर उन्होंने लोगों से कर वसूलना शुरू कर दिया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। इसे क्या कहते थे? भाग। तो कर मतलब फसलों पे कर का कितना हिस्सा लेते थे, ये क्वेश्चन में आएगा 1/6। ठीक है, इसको क्या कहते थे? भाग का कहते थे।
कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो पराये श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन में काम करना पड़ता था, दिन में एक बार, ठीक है। मतलब महीने में एक दिन उनको राजा के लिए काम करना पड़ता था कर के रूप में। किनको? बुनकर, लोहार और सुनार को। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक थे तो कभी अपना जानवर दे देते थे, या फिर जानवरों से जो भी चीज़ें दूध, दही, घी जो हमें प्राप्त होता है वो उनको देते थे कर के रूप में। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, लकड़ी, फल फूल जो भी है, राजा को कर के रूप में देते थे, ठीक है। कृषि में परिवर्तन। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो लकड़ी के बनते थे वो अब कैसे बनने लगे? लोहे के। जब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। मतलब लकड़ी के फाल से के अकॉर्डिंग जो है लोहे के फाल से आसानी से उस जमीन को जोता जाता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। जब लोहे के फाल से कृषि करनी शुरू की तो जो है फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करने, मतलब पहले पौध तैयार की गई धान की, उसके बाद रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में सबसे बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम था। ये काम ज़्यादातर दास दासी, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, या खेतीहर मजदूर को क्या कहते थे? कमकार भी कहते थे, और वही करते थे। तो मेन बात इसमें ये है कि जब कृषि में परिवर्तन आया तो हल के फाल की जगह अब लोहे के फाल बनने लगे, और क्योंकि जो लकड़ी का फाल था उसकी तुलना में लोहे के फाल से आसानी से ज़मीन को जोता जाता था, और जिससे फसलों की उपज भी बढ़ गई। और जो धान लोग पहले उगाते थे उसे अब पहले पौधे को रोपने लगे और उसके बाद धान की खेती करने लगे, ठीक है, पौधारोपण जिसको बोलते हैं। क्योंकि इसके कारण जो है मतलब ज़्यादा अच्छे से फसल होने लगी, पौधे ज़्यादा जीवित रहने लगे, ठीक है। और इस जो ये काम करते थे, जो कमर तोड़ मेहनत परिश्रम जो ये लोग करते थे, ये कौन कौन करता था? जो दास दासी होते थे और भूमिहीन खेतीहर, जिनके पास भूमि नहीं होती थी, जिनको क्या कहते थे? कमकार, ठीक है। देखिए इधर देखते हैं, ये मगध को ढूंढने के लिए बता रहे हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो मगध के बारे में बता रहे हैं, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। तो मगध से होकर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? गंगा और सोन, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन था? मगध सबसे शक्तिशाली बन गया था। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, ठीक है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें मतलब प्रशिक्षित कर सेना के काम पर लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खरीदने खदानें हैं। मजबूत, एक सेकेंड, हाथियों को पकड़कर उनको शिक्षा दी जाती थी और सेना में काम पर लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजारों और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। तो देखते हैं, मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए। कौन कौन से थे? बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद और एक और महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में जो राजगीर है, जो आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो बिहार की राजधानी कौन थी? राजगीर है।
आज का जो राजगीर है। तो मगध की राजधानी राजगीर है, कहाँ पे, बिहार में। बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है को राजधानी बनाया गया। ठीक है, पाटलिपुत्र को बाद में किसको बनाया गया, पाटलिपुत्र को, जो आज का पटना है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनियो का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो आगे देखते हैं वज्जी। मगध के बारे में हमने पढ़ा। मगध जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, मतलब जनपद बन गया था। और वहाँ से दो नदियाँ बहती थी, गंगा और सोन नदी। और इसके एक साइड पे मतलब बहुत एक हिस्से में वो जंगलों से भरा हुआ था, जहाँ से वो हाथी पकड़ते थे और उन्हें शिक्षा देकर सेना में उसको काम पर लगाया जाता था। ठीक है, और वहाँ की लकड़ियों को वो औजार बनाने, गाड़ियाँ बनाने और सेना घर, रथ बनाने के लिए काम में लाते थे। और मगध के जो दो सबसे शक्तिशाली राजा थे, अजातशत्रु और बिंबिसार। ठीक है, और मगध की राजधानी पहले कौन थी, बिहार में जो राजगीर थी, और बाद में पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं वज्जी के बारे में जानेंगे। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार। तो वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली, जो बिहार में है। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो कौन नहीं ले सकता था, स्त्री, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन सी सभा, जो वज्जी राज्य होती थी। ठीक है, तो चलिए इधर करते हैं। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य से में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो इधर देखते हैं, वज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय में किया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिनमें कुछ बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो जो वज्जी संघ का वर्णन कहाँ किया गया है, दीर्घ निकाय में। और दीर्घ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं और इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ पढ़ते हैं इसके बारे में। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे, मतलब ये बता रहे हैं, जब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप और नियमित भाषा सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे और सभी नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातें ध्यान से सुनेंगे। अगर वज्जी के लोग ये वाली जो कामें करते रहेंगे तो वो कभी नहीं हार सकते। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसमें हम आगे पढ़ेंगे गण और संघ के बारे में। ठीक है,
तो 69 में देखते हैं यूनान और एथेंस को। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चलती रही। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। ठीक है, उन लोगों को नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे और जो 30 साल से ऊपर थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियां द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी तथा शिल्पकारी के रूप में ये एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दास दासी को नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, ये आज हमारा जो है हिस्ट्री का 5th चैप्टर भी आज हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को, दोपहर को मिलते हैं अपना ज्योग्राफी की क्लास में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।